नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस क्लास में मैं रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। इसके पहले की क्लासेज में हमने रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के 50 प्रश्नों को हल किया है। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो लोग नए जुड़े हैं, जो कि डेली नहीं देख रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, उनको हम बता दें कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए लगभग 7000 प्रश्नों की ये श्रृंखला शुरू की गई है और इसमें हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूरे पाठ्यक्रम को लेने वाले हैं। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम अभी तक आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की दोनों काव्यधाराओं के ऊपर प्रश्न दे चुके हैं। अभी रीति सिद्ध काव्यधारा का आज अंतिम वीडियो है। इसके पहले की वीडियोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उनकी प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, वहीं से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जो लोग और भी ज़्यादा सारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, जो कि 51 नंबर से शुरू है। यानी कि 51 नंबर का जो प्रश्न है वो आज का हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, तो अब क्योंकि हम बिहारी, सेनापति, इन सब पर लगभग बात कर चुके हैं, लेकिन अभी जो कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं उनको हम यहाँ पर लेने वाले हैं। लगभग इस वीडियो में हम 75 तक के क्वेश्चन को लेने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रीतिकाल में ऋतुवर्णन के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? रीतिकाल में किस कवि ने ऋतुवर्णन किया है जिसके कारण वो प्रसिद्ध है? तो ये हैं सेनापति। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, सेनापति के काव्य में किस प्रकार का चमत्कार देखने को मिलता है? सेनापति के काव्य में यहाँ पर जो चमत्कार ऑप्शन में दिए गए हैं, इनके आधार पर श्लेष चमत्कार देखने को मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतुवर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति के विषय में ये कथन किस आलोचक का है? कथन दोबारा लेते हैं, ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतुवर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति के विषय में ये कथन किस आलोचक का है? तो ये आलोचक हैं शुक्ल जी, जो कि बी ऑप्शन में है, रामचंद्र शुक्ल जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सभी प्रश्न आप रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत कवियों और उनकी रचनाओं पर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवित्व रत्नाकर में कितनी तरंगे हैं? जैसे सब में सर्ग होते हैं, कांड होते हैं या प्रकाश होते हैं, वैसे इसमें तरंग है कवित्व रत्नाकर नामक रचना में। तो इसमें कितनी तरंगों में ये लिखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5 तरंगे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 5 तरंगों में 394 छंद इसके अंतर्गत लिखे गए हैं कवित्व रत्नाकर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कवित्व रत्नाकर में किस कथा का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है राम कथा का। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसमें जो चौथी और 5वीं तरंग है उसमें राम कथा का वर्णन मिलता है कवित्व रत्नाकर में। अगला प्रश्न है, काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार पूछे जा रहे हैं, ये कौन है? तो इनकी जो इसमें सही विकल्प है वो है सेनापति, यानी कि बी ऑप्शन। काव्य कल्पद्रुम, कवित्व रत्नाकर, सभी सेनापति की रचनाएं हैं। और इसके पहले हमने सेनापति की कुछ और विशेषताओं के ऊपर भी प्रश्न आपको दिए हैं, पिछली वीडियोज़ में जाकर के आप उनको देख सकते हैं। सेनापति का जन्म सन पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इनका जो जन्म सन है वो है 1589 ईस्वी। 1589 ईस्वी, यानी कि सी ऑप्शन वाले सही हैं। अगला प्रश्न है, आर्या सप्तशती के रचनाकार कौन है? आर्या सप्तशती के रचनाकार हैं गोवर्धनाचार्य। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अपने सुझाव हम तक ज़रूर प्रेषित करें। और वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें। नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना छोड़ें। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है? तो गाथा सप्तशती रचना जो है वो हाल कवि की है, यानी कि ए विकल्प यहाँ पर सही होगा, हाल कवि। अगला प्रश्न है, कवि वृंद का पूरा नाम क्या था? कवि वृंद का पूरा नाम क्या था? तो ये हैं वृंदावन, यानी कि सी ऑप्शन। इनका पूरा नाम था वृंदावन, जो कि शॉर्ट में इनको वृंद कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, कवि वृंद के आश्रयदाता कौन थे? कवि वृंद के आश्रयदाता इनमें से कौन थे? तो ये थे महाराज राज सिंह, जो कि ए ऑप्शन में है। महाराज राज सिंह के आश्रित कवि थे ये वृंद, और इनका पूरा नाम वृंदावन था। अगला प्रश्न है, नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन वृंद की किस रचना में मिलता है? क्वेश्चन को दोबारा देखें ध्यान से। नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भाव, इनका वर्णन वृंद की किस रचना में मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नयन पचीसी, डी ऑप्शन। नयन पचीसी में नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों को यहाँ पर वर्णित किया गया है। वृंद द्वारा रचित ये रचना है नयन पचीसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में खड़ ऋतु का छप्पय छंद में वर्णन हुआ है? मतलब 6 ऋतुओं का छप्पय छंद में वर्णन किस रचना में इनमें से हुआ है? तो वो रचना है पवन पचीसी, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पवन पचीसी में कवि वृंद ने खड़ ऋतु का छप्पय छंद में वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, यमक सतसई, यमक सतसई के रचनाकार का नाम क्या है? यमक सतसई के रचनाकार नाम पूछा गया है इसमें। इसका जो सही उत्तर है वो है कवि वृंद, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वृंद। अगला प्रश्न है, भले बुरे सब एक सम, जौलों बोलत नाही, जान परत हैं काग पिक ऋतु बसंत के माही। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? भले बुरे सब एक सम, एक समान है, जौ लो बोलत नाही, जब तक वो बोलते नहीं हैं, जान परत हैं काग पिक, सब जो है एक समान जान पड़ते हैं, काग पिक यानी कौवा और मैना के हिसाब से सभी जान पड़ते हैं, ऋतु बसंत के माही, और बसंत ऋतु के समय ये ऐसा प्रतीत होता है। तो ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति भी कवि वृंद की है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धर्मभीरु रीति कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था। ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, जो कि सी ऑप्शन में है। एक बार फिर से कथन पुनः दोहराते हैं, जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धर्मभीरु रीति कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था। यानी कि इस समय जो रीतिकाल के कवियों ने राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर जो भी कुछ रचनाएं की हैं, तो उनका अनुराग जो है वो यहाँ पर इस कथन में डॉक्टर नगेंद्र ने ये बताया है कि अतिशय रसिकता से घबराने वाले, यानी कि उस समय जो ज़्यादा से ज़्यादा रसिक जनों के ऊपर बातें हुई हैं, नायिका भेद वर्णन हुए हैं, रीति ग्रंथ लिखे गए हैं, इन सबसे घबराने वाले जो धर्मभीरु थे, उन्होंने रीति कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग का, उनके प्रेम का आश्वासन दिया है। इस प्रकार से ये कथन स्पष्ट करता है कि रीतिकाल की इस काव्यधारा के अंतर्गत राधा कृष्ण का भी वर्णन मिलता है, राम काव्य भी मिलता है, साथ में बहुत सारे ग्रंथ जो कि इस रीति परंपरा के अंतर्गत आते हैं वो भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि यह अछूता काल नहीं था कि बिल्कुल श्रृंगार परक रचनाएँ ही हुई हैं, बल्कि इसमें भक्ति परक रचनाएँ भी मिलती हैं। अगला प्रश्न है, ककहरा के रचनाकार कौन है? ककहरा, तो इसका जो सही उत्तर है वो है राम सहाय, पहला ऑप्शन सही होगा, राम सहाय दास। राम सहाय इनको भगत भी कहते हैं, राम सहाय दास भगत लिखा जाता है इनको। तो राम सहाय भगत ने ककहरा की रचना की, जो जायसी के अखरावट की शैली में रचित है। यानी कि जो जायसी का काव्य है अखरावट, उसकी जो शैली थी, लेखन शैली, उसके आधार पर इन्होंने ककहरा की रचना की है। अगला प्रश्न है, विक्रम सतसई ब्रजलीला के रचनाकार कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विक्रमादित्य, सी ऑप्शन। ये सभी रचनाएं विक्रमादित्य की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पजनिस प्रकाश के रचनाकार इनमें से कौन है? पजनिस प्रकाश, जैसा कि रचना के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसके कवि जो हैं वो ए ऑप्शन पजनिस हैं और इन्होंने पजनिस प्रकाश लिखा है। अगला प्रश्न है, राधा सुधा शतक किसकी कृति है? राधा सुधा शतक के रचनाकार कौन है इनमें से? तो बी ऑप्शन सही है, हाठी जी। इस रचना में लगभग 103 छंदों में राधा के राजसी, यहाँ पर जायसी लिखा था, राजसी ठाट बाट, यानी कि राधा जी के राजसी ठाट बाट और विलास का चित्रण किया गया है, जो कवित्व व सवैया छंद में प्राप्त होता है। यानी कि राधा सुधा शतक में
राधा जी के ठाट बाट और विलास का चित्रण किया गया है, जिसमें 103 छंदों में उन्हीं के बारे में बात की गई है और ये कवित्त और सवैया छंद में दिए गए हैं। हठी जी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, हिंडोला, अरिल व बारहमासा के रचनाकार कौन हैं? हिंडोला, अरिल व बारहमासा के रचनाकार इनमें से कौन हैं? तो ये सभी रचनाएं रसनिधि की हैं। सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। बारहमासा, अरिल व हिंडोला ये रचनाएं रसनिधि की हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मुक्तक काव्य नहीं है? इनमें से कौन सी रचना मुक्तक काव्य नहीं है? तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं। अंगदर्पण, भाव विलास, हमीर रासो, जुगल विलास। इनमें से 3 रचनाएं जो कि मुक्तक हैं, एक नहीं है। तो वो जो नहीं है उसका नाम आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, जुगल विलास। ये मुक्तक नहीं है, अन्य सभी मुक्तक काव्य हैं। राम सिंह की अन्य रचनाएं हैं रस निवास, अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि, जुगल विलास। ये सभी अन्य जो रचनाएं हैं वो राम सिंह की काव्य के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, रीति कवियों का काव्य शिल्प नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एक पुस्तक है जिसका नाम है रीतिकालीन रीति कवियों का काव्य शिल्प। इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, ये कौन है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि महेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है, तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सी ऑप्शन, बिहारी की। तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। ये दोहा है जो कि इनकी सतसई से लिया गया है। ये पंक्ति इनकी बिहारी की सतसई से ली गई है। अगला प्रश्न है, असंगत कथन बताना है। इनमें से असंगत कथन कौन सा है? तो असंगत पर पहले हम टिक कर लेंगे। तो बोधा का पूरा नाम बुद्धिसेन, रसनिधि का असली नाम पृथ्वी सिंह, लाल कवि का पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित, ग्वाल कवि का नाम सेवादास। इनमें से असंगत कौन सा है ये बताना है। सभी के जो नाम हैं, पूरा नाम, असली नाम, पूरा नाम ऐसे करके दिया है, यानी कि एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्नों को ले लिया गया है। आपसे इनके अलग अलग प्रश्न भी पूछे जा सकते थे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, यानी कि जो असंगत है, वो कौन सा है? तो वो है डी, ग्वाल कवि का नाम सेवादास नहीं था, बल्कि सेवादास जो हैं वो रीतिकाल के कवियों में आते हैं। तो विकल्प जो है डी असत्य है इसमें। और बाकी बोधा का नाम बुद्धिसेन था, रसनिधि का नाम पृथ्वी सिंह था, लाल कवि का पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित था। इस प्रकार से आज हमने रीति सिद्ध काव्यधारा के इन 75 प्रश्नों तक के क्लासेस को ख़त्म किया। आगे की क्लास में हम आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल के भारतेंद्र युग से कल की क्लास में, यानी कि सोमवार की क्लास में हम बात करेंगे। संडे ऑफ रहता है, सोमवार से शनिवार तक की ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। और आधुनिक काल पर हम भारतेंद्र युग पर सोमवार को रात 9 बजे फिर से इसके टॉपिक को लेकर के उपस्थित होंगे। सोमवार से शनिवार रात 9 बजे आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं और इनमें आपको कोई चार्जेस भी नहीं है। बहुत सारे लोग तैयारी करने के लिए बहुत इधर उधर भटकते रहते हैं, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो उसके लिए हमने ये एक कंटेंट सोचा है और इसमें पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए, लगभग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेते हुए पूरे पाठ्यक्रम के आधार पर देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के वीडियोज़ के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पूरी तैयार है, वहाँ से देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखा है तो। और आधुनिक काल कल की क्लास से हम शुरू करेंगे। तो कल की क्लास में रात 9 बजे, मंडे की क्लास में रात 9 बजे फिर से मिलते हैं। आप सभी से फिर से विदा चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत आभार आप सभी व्यूअर्स का। आप जो इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। आज के लिए आप सभी से विदा चाहते हुए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ संध्या।